हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए जो साइंस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे प्रश्नों को आप लोग को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपका टोटल मार्क्स कितना आया है, ठीक है। ताकि आपका पता चलेगा बच्चों की आपकी तैयारी किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रमुख रूप से सारे चैप्टर से लिया गया है, और सारे तीनों किताब यानी कि साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बायो यानी कि आपका जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र है, तीनों किताब से यहाँ पर मिला करके टोटल 50 ऑब्जेक्टिव लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये साइंस का दूसरा सेट हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला सेट सॉल्यूशन कर लिया है। आप में से जो भी बच्चा इसका पहला सेट नहीं देखे तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पहला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि जो दांत है इसका सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या फिर क्राउन? तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, नहीं मालूम है तो जल्दी से नोट कर लिए, दिमाग में अपना ऐड कर लीजिए कि इनामेल, दांत की जो सबसे ऊपरी परत है यह है आपका इनामेल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका पहला नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, यानी कि जो तिलचट्टा होता है इसका श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़ा, फेफड़ा, ट्रेकिया या फिर चमड़ा? तो मुख्य रूप से बच्चों जो आपका तिलचट्टा होता है तो उसका होता है ट्रेकिया। क्या होता है बच्चों? ट्रेकिया, सांस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चलनी नलिकाएं पाई जाती है, जो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधों में? तो प्रमुख रूप से बच्चों इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम ही में क्या पाया जाता है? आपका चलनी नलिकाएं पाई जाती है। ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो पादप उत्तक है, यानी कि पौधों में पाई जाने वाली उत्तक है, ठीक है। ये याद रखिएगा। फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। और जाइलम का क्या भाग कार्य है बच्चों? तो जाइलम का काम है जमीन से खनिज लवण को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, शोषण के अंतिम उत्पाद उत्पाद है, यानी कि जो शोषण की जो क्रिया होती है तो अंतिम रूप से यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो क्या उत्पाद बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा बच्चों कि शोषण के अंतिम रूप से जो अभिक्रिया बनती है वहां पर होता है C6H12 का विखंडन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। और यहाँ से ये टूट करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो यहाँ पर तीन चीज निर्माण होता है प्रमुख रूप से उत्पाद के रूप में। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है बच्चों आप लोगों का बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 100% ये सारे प्रश्न को आपको यहाँ से करके जाना है, ठीक है। सारे प्रश्न आने के यहाँ पर वैसे ही प्रश्न को लिया गया जो आपके बोर्ड परीक्षा के आने के 100% चांस है। प्रश्न संख्या 5 है आपका 5वां नंबर का, पराग कण किसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो पराग के कण होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? पराग कोश में, अंडाशय में, वर्तिका में या फिर पत्तिया में? तो प्रमुख रूप से जो आपका पराग कण होते हैं बच्चों वो पाई जाती है पराग कोश में। पराग कोश क्या है बच्चों? तो प्रमुख रूप से ये जो है आपका पुंकेसर भाग है, यानी कि नर नर जनक का भाग है, ठीक है। पराग कोश इसी में पाए जाते हैं पराग कण। प्रश्न संख्या 6 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि शरीर का जो संतुलन बनाता है बैलेंस, वो मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या फिर सेरिब्रम? तो आपको याद रखना है सेरिबेलम क्या करती है? शरीर का संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि शरीर को बैलेंस बनाए रखता है, आपको गिरने नहीं देता है, वो प्रमुख रूप से सेरिबेलम कार्य करता है। और यहाँ पर जो सेरिब्रम है बच्चों, ये सेरिब्रम यहाँ पर मुख्य रूप से जो है आपका मस्तिष्क का सबसे बुद्धि वाला भाग है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है को कहते हैं, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होते हैं तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, डेंड्राइट, नेफ्रॉन, साइटोन? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा न्यूरॉन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है बच्चों। न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बाकी जो नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन को कहते हैं विरक्कक यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब विरक्कक का पूछेगा तो आपको नेफ्रॉन मानना है, और ये दोनों प्रश्न ही आपका बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 8 है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि जो नर युग्मक होते हैं उसमें टोटल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22, 23, 24 या फिर 11? तो यहाँ पर पाया जाता है टोटल 46, जो होता है 23 जोड़ी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, यानी जो जीन शब्द प्रस्तुत किया था
किसने प्रस्तुत किया था, कौन सा वैज्ञानिक ने, मेंडल साहब ने, डार्विन साहब ने, जोहानसन साहब ने या फिर लैमार्क ने। तो यहाँ पर याद रखना है बच्चों आपको, लैमार्क ने ही सबसे पहले जीन शब्द को दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का, डी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, इसका जीवन काल कितने कितने दिन का होता है, यानी कि कितने दिनों तक ये पूरा जीवित रहता है बच्चों, लाल रुधिर कणिकाएं। 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या फिर 220 दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 120 दिन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 120 दिन जो है जीवन काल होता है किसका, आरबीसी का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डब्ल्यूबीसी जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है। इसका जीवन काल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मालूम है कि नहीं आप लोग को पता चल जाएगा मुझे। प्रश्न संख्या 11 है, मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है, मानव का जो प्रमुख रूप से जो उत्सर्जन अंग है वो कौन सा है, विरेचक, रक्त, श्वेत ग्रंथि या फिर अग्न्याशय। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जो उत्सर्जन के लिए जो प्रमुख जो अंग है वो है आपका विरेचक, जिसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है हमारा, ए ऑप्शन में दिया हुआ है विरेचक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, रक्त में यानी कि ब्लड में शर्करा यानी कि शुगर, शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी कि शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग को ये तो मालूम होगा बच्चों, ये हलवा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार ऑलरेडी आया हुआ है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी मैं प्रश्न लिया हूँ काफ़ी मुझे अनुभव है, आप लोगों को किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा मैं उसी प्रकार से बनाया हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं कि यहाँ पर सारे प्रश्न को आपको मेरे साथ क्या करना है, रिवीजन करते जाना है, और सारे प्रश्न जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको अपने माइंड में ऐड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच करके बार बार उसको देखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी कि यदि हम विकास के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो फेस या फिर हमारा जो चाल ढाल, हर चीज़ जो बनावट संरचना ये जो मिलता है किसके साथ ज़्यादा मैच करता है, चीन के विद्यार्थियों के साथ, चिंपैंजी के साथ, मकड़ी के साथ या फिर जीवाणुओं के साथ। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, चिंपैंजी के साथ। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, ग्रहणी भाग है, जो ग्रहणी भाग है ये किसका भाग है, मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है बच्चों, छोटी आंत का भाग है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और भी यहाँ से आपको पूछा जाता है बच्चों कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो किसका होता है। तो आहार नाल का जो प्रमुख रूप से सबसे जो लंबा भाग होता है वो छोटी आंत ही होता है। और यहाँ पर जो भोजन का अंतिम रूप से जो पाचन होता है तो कहाँ पर होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो एक लिंगी पादप के अंतर्गत आता है, पपीता, सरसों, कमल, कमल या फिर मटर। यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों पपीता। पपीता कैसा पौधा है, कैसा पादप है, तो एक लिंगी पादप है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 15वें नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि कोई अगर अयस्क है और उसमें बहुत सारे मिट्टी के कण, बालू के कण, बजरी, अलग अलग पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिला हुआ है तो उस अशुद्धियों को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग, गालक, धातुमल या फिर परगलन। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों गैंग, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करती है तो दोनों की अभिक्रिया के पश्चात किस चीज का निर्माण होता है, एल्केन, एथेन, एथीन या फिर एथाइन। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड को देखेंगे तो CaC2 है, कार्बन कैल्शियम कार्बाइड, और यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा CaO, और उसके बाद ये आपका C2 और H2 बन जाएगा। तो C2H2 किसका सूत्र होता है, ये होता है एथाइन का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन था, ये भी प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है, डाल्टन, बॉयल या फिर मेंडलीव या फिर न्यूलैंड साहब। तो यहाँ पर जो अष्टक नियम को जो दिया था, जो उनका प्रतिपादन किया था तो वो थे आपका न्यूलैंड साहब। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अष्टक नियम किसको कहते हैं, तो प्रत्येक तत्व अक्रिय गैसों के समान अपना क्या प्राप्त करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने चाहता है, इसी को बोलते हैं अष्टक का नियम। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें से कौन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, चारों में से बताना है। जल का वाष्पन, नौसादर का संघनन, शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना या फिर भोजन का पाचन। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, बेंजीन में कितने परमाणु होते हैं। तो बेंजीन में टोटल परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6H6 कितने टोटल परमाणु है, तो कार्बन 6 परमाणु है और हाइड्रोजन कितने परमाणु है, तो 6। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। टोटल 12 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सिरिका, दही, इमली या फिर टमाटर। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों टमाटर। टमाटर में ही आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। आगे बात कर दूं मैं, सिरिका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरिका पूछा हुआ है, दही भी पूछा हुआ है, ठीक है। इमली और टमाटर आपका अभी तक नहीं आया है। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है, यानी कि कार्बन का इसमें से कौन एलेट्रोप्स यानी कि अपर रूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कार्बन का प्रमुख रूप से आप लोग के कार्बन चैप्टर में दिया हुआ है 3 अपर रूप, एक है आपका हीरा, एक है आपका ग्रेफाइट और एक है आपका फ्लोरीन। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि कार्बन एक क्या है, अवधातु है। क्या है, कार्बन एक अवधातु पूछा हुआ है आपको कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अवधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 6 है। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पृथ्वी पर यानी कि भू स्तर पर कार्बन की मात्रा कितनी है, तो 0.02% है, ठीक है। 0.02% है। कार्बन के अपर रूप के बारे में मैंने आपको बता दिया। कार्बन किस प्रकार का बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाता है, ठीक है। ये सारे नॉलेज को आपको याद रखना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, यानी कि जो धुएं का रंग होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का, इसका रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, हरा या फिर पीला। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका भूरा। इसका कलर कैसा होता है बच्चों, भूरा कलर का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग। प्रश्न संख्या 24 है, 24 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यदि कोई भी आवर्त ले लें और उसमें आप कहाँ से कहाँ जाएं, बाएं से दाएं जाएं, मतलब कि इधर से इधर जाएं बच्चों। तो यहाँ से जब बाएं से आप लोग दाएं जाएंगे तो परमाणु के आकार में लगातार क्या आती है, कमी आती है, उसका आकार घटता जाता है। मान लीजिए इतना बड़ा परमाणु है, परमाणु का आकार, तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर उससे कम और बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, परमाणु के आकार में लगातार कमी आती है, घटता है उसका। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका, घटता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न ये आपका ऑलरेडी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो वनों का जो क्षेत्रफल है उसमें किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है। वनों का इस्तेमाल नहीं करके, बाढ़ को रोक करके, पेड़ को लगा करके या फिर पेड़ को काट करके। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा पेड़ को लगा करके। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उससे ज़्यादा क्या होगा बच्चों, वनों का क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि होगी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवों के सड़ने गलने से कौन सा ईंधन का निर्माण इसमें से नहीं होता है, कोयला, बायोगैस, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर कौन जो है प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधन नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ है, उस पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन, उपचयन, संक्षारण या फिर अवक्षेपण। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन से जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 28 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि यहाँ पर मान होगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान, यानी कि जो विलयन उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, उसका पीएच मान कितना के बराबर होगा। तो मैंने बताया है कि 7 जो होता है उदासीन विलयन का होता है, 7 से कम होगा तो अम्ल का, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार का। और 100% आपको मैं लिख करके दे देता हूँ, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलने वाले हैं। आप लिख करके लेके चल जाओ मेरे से, यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलना ही मिलना है और दोनों सेटिंग में प्रश्न आएगा, सुबह भी आएगा शाम में भी, यानी कि दोनों पाली में आपको क्वेश्चन मिलेगा पीएच मान से और अम्ल से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व
स्तंभ है, यानी कि टोटल कितने ऊर्ध्व स्तंभ इस प्रकार से है बच्चों, टोटल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि टोटल जो ऊर्ध्व स्तंभ की जो संख्या है वो है आपका 18। कितने हैं बच्चों, टोटल 18। और कितने आवर्त है, तो टोटल 7 आवर्त है, यानी कि इस प्रकार से कितने आवर्त है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर टोटल 7 आवर्त है। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है ऊर्ध्व स्तंभ, तो 18 हो जाएगा। 18 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, यानी कि जो वर्ग 17 के जो तत्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो 17वें वर्ग के जो भी तत्व है वो कहलाते हैं हैलोजन। क्या क्या कहलाते हैं, हैलोजन। 17वें ग्रुप, 17वां जो वर्ग है उसमें कौन कौन तत्व है, उसमें है आपका फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आपका प्रमुख रूप से तत्व उसमें मौजूद है। तो ये कहलाते हैं हैलोजन। तो हैलोजन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षार धातु किसको बोलते हैं बच्चों, क्षार धातु, तो क्षार धातु बोलते हैं कि पहला वर्ग को बोलते हैं क्षार धातु, और दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये तीनों प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि पहला वर्ग को क्या कहते हैं, तो क्षार धातु, दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, 17वें वर्ग को क्या कहते हैं, तो हैलोजन। इस प्रकार से आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इन चारों में से, चारों धातु में से कौन जो है विद्युत का सबसे ज़्यादा चालक है, सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक है, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, या फिर लोहा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये कैसी होती है बच्चों, महंगी होती है। महंगा के कारण इसका प्रयोग नहीं करके तांबा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है चालक के निर्माण में, ठीक है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल प्लेन मिरर जो होता है उसका फोकस दूरी कितना होता है, तो आपको मैं बता दूं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों अनंत। क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, अनंत। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी कि जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है विद्युत बल्ब का, वो किसका बना होता है बच्चों, वो किसका बना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो तंतु बना होता है फिलामेंट, ये होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है 32वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो चुंबक का जो निर्माण किया जाता है, किस पदार्थ, चुंबक निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे, पीतल का, नरम लोहा का, चांदी का, या फिर इस्पात का। तो ये भी प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ पर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है नरम लोहा। तो चुंबक बनाने के लिए प्रमुख रूप से सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, यानी जो विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, एम्पियर, वोल्ट, या फिर ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। वोल्ट हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी वाट किसका होता है, तो वाट होता है विद्युत शक्ति का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ओम होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, ठीक है। तो ये चारों का चारों आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। बाकी और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि एम्पियर को, जो विद्युत धारा को जब मापा जाता है वो ए मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ए मीटर से, है ना, ए मीटर से मापा जाता है। उसके बाद ओम, उसके बाद आपका है वोल्ट। वोल्ट किससे मापा जाता है बच्चों, तो वोल्ट मापा जाता है आपका वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्ट को मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर का, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कौन सा दर्पण का आप प्रयोग करेंगे ताकि आपको आपका प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको पूछा कि किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, सिर्फ आभासी नहीं बोला है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब प्रमुख रूप से समतल बनाता है, उसके साथ साथ उत्तल बनाता है, और उत्तल के साथ साथ अवतल भी बनाता है। तो यहाँ पर तीनों ही दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो सिर्फ सिर्फ अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, ओम का नियम है, ओम का नियम कौन सा है, इसमें वी बराबर आई आर, वी बराबर आई स्क्वायर आर, वी बराबर आई आर स्क्वायर, वी बराबर आई प्लस आर। यहाँ पर वी है बच्चों विभवांतर, आई है यहाँ पर क्या है, आई आपका विद्युत धारा, और आर है प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों वी यानी कि जो विद्युत यानी कि पोटेंशियल जो होता है विभवांतर, वो जो होता है सीधा सीधा आपका प्रोपोर्शनल होता है सीधा किसके, करंट के। और जब वो
आप समानुपाती को हटाते हैं तो वहाँ पर एक आपका कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो V बराबर IR यही होता है फॉर्मूला मुख्य रूप से ओम के नियम का, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा बैटरी में जितना पावर का बैटरी लगाएंगे विद्युत धारा उतना ही ज़्यादा होगा करंट, यानी कि आपको उतना ही खतरनाक झटका लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं, जो स्विच होते हैं वो किस में लगाए जाते हैं? ठंडे तारों में, गर्म तारों में, भूयोजित तारों में या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ठंडे तारों में। स्विच किस में लगाए जाते हैं? ठंडे तारों में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो फ्यूज लगाया था, फ्यूज वो किस तार में लगाया था? आप लोग बताइएगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए फ्यूज किस तार में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? यानी कि कौन सा दर्पण के द्वारा आप आसानी से एक समांतर किरणपुंज को प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण इस प्रकार से, और इसके द्वारा आप आसानी से समांतर किरणपुंज प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो इसके यह हो गया फोकस। यदि कोई दर्पण के फोकस से होकर के ये कोई किरण आ रही है तो ये क्या हो जाती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये हो गया समांतर। इस प्रकार से यदि कोई किरण जा रही है तो ये भी हो जाएगा समांतर। तो हमको समांतर किरणपुंज किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? यानी कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन है जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है बच्चों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या करता है बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा धुआं नहीं निकालती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वायुमंडल को, वातावरण को प्रदूषित नहीं कर देती है, नहीं करती है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्ज्या की होती है। यानी कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो वक्रता तिर्ज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है या फिर चौथाई होती है या फिर बराबर होती है? तो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, आपको सिद्ध करके दिखाया है F बराबर R/2 होता है। और ये प्रश्न आपको 2017 और 2015 में पूछा हुआ है, 4-5 साल से लगातार नहीं पूछा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देख लीजिए, हो सकता है कि ये प्रश्न आपको 2023 में पूछ लेगा, ठीक है। अगर पूछ लेता है तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, आसानी से आपको 3 से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो F बराबर जो होता है क्या होता है? R, यानी कि वक्रता तिर्ज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो किसको परिवर्तित करता है? कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो विद्युत मोटर क्या करता है बच्चों? हम लोग लगाते हैं तो वो क्या करती है, मान लीजिए उसको लगाया विद्युत मोटर को, और नीचे से पानी निकालने के लिए, है ना, तो पानी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित्र, ये किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। जो जनरेटर होता है जनित्र, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों को, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 42 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। यानी कि कोई एक अवतल लेंस है बच्चों और इसकी फोकस दूरी जो एफ है वो है आपका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है इसकी क्षमता, तो आप लोग को पहले से मालूम होना चाहिए जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे हम -20। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्षमता। क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? क्षमता पावर जब निकाला जाता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है? 1/f। 1/f किस में? 1/f हम लोग मीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को क्या कर दें? मीटर में बदल दीजिए। अगर जब आपको 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस तो ये तो रहेगा ही साथ में, क्योंकि फोकस है तो माइनस भी रहेगा। 20 सेंटीमीटर को 20/100 करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 0.5 मीटर होगा। कितना होगा? 0.5 मीटर। तो इस प्रकार से हम करेंगे -1/0.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 5 दूना 10, -2। -2 कौन सा दिया हुआ है हमारा? तो -2 डाईऑप्टर। जो आपका लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा ही मतलब होता है बच्चों, डाईऑप्टर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रमुख रूप से -2 डायोप्टर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूले से भी +2 वाला में नहीं मानिएगा। +2 जो डायोप्टर होगा ये उत्तल लेंस के लिए होगा, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 43 है आपका। 43वें नंबर का प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? यानी कि जो आपका आंख होता है तो उसका जो रेटिना वाला जो भाग होता है बच्चों उसके पीछे जाकर के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पीछे जाकर के। कौन से दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में,
जरा दृष्टि दोष में आ बिंदुकता में। तो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है बच्चों, रेटिना से पीछे बनता है, यानी कि रेटिना से दूर जाके बनता है, दूर जाके बनता है, तो इसलिए होगा ये दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जब रेटिना से आगे बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उसके निवारण करने के लिए, उसके उपचार करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चों उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। याद रहेगा आपको, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। एक प्रश्न आपको यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेता है बच्चों, बार बार निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष से। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। जो किलोवाट आवर ये जो है ये किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बता देता हूँ बच्चों। किलोवाट जो घंटा होता है ये विद्युत ऊर्जा का, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक है। और कैसा मात्रक है, ये व्यापारिक मात्रक है, बड़ा मात्रक है। इसी को बोलते हैं बच्चों यूनिट, एक यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। और इसका मान बताइए तो आप कमेंट बॉक्स में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। चलिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको, विद्युत धारा के बारे में बता दूं तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत ऊर्जा का बता दिया मैंने। अब यहाँ पर विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का होता है वाट, विद्युत शक्ति का क्या होता है, वाट। प्रश्न संख्या 45 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी कि जो मोटर गाड़ी जो चलाते हैं तो उसके चालक के सामने जो दर्पण रहता है बच्चों, दो दर्पण रहते हैं उस आदमी के सामने। तो ये दोनों जो दर्पण होते हैं वो किस दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर प्रमुख रूप से पतला लेंस। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, क्योंकि जब कोई आदमी गाड़ी चलाते हैं बच्चों तो उसको क्या करना पड़ता है, तो पीछे के पूरे क्षेत्र को देखना पड़ता है। और पीछे के पूरे क्षेत्र को देखने के लिए एक बड़ा सा क्या होना चाहिए, दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। दर्पण का आकार छोटा होगा लेकिन बहुत बड़े एरिया का ये आपका पिक्चर बना देगा छोटे छोटे आकार में। तो यहाँ पर आपका यही ज़्यादा सहयोगी होता है और इससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि जो सनलाइट, सन रेज है वो कैसी गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण है बच्चों वो सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। ये भी प्रश्न आपको 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जो जीवाश्म ईंधन की जो ऊर्जा है उसका वास्तविक स्रोत क्या है बच्चों, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है आपका सूर्य, सूर्य ही रहेगा, तभी यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या होगा, जीवाश्म ईंधन होगा, अन्यथा जीवाश्म ईंधन यानी कि बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ठीक है। तो सब कोई किस पर डिपेंड है बच्चों, सूर्य पर डिपेंड है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। काफी हलवा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको चाहे प्रकाश के अपवर्तन के पूछे या फिर प्रकाश के परावर्तन के पूछे, आपको बताना है कि इसके 2 नियम होते हैं। 2 नियम क्या क्या है, तो अपवर्तन का पूछेगा तो अपवर्तन का आप लोग को मालूम ही होगा बच्चों कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद स्नेल का जो नियम आप लोग जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर, है ना, ये तो जानते हैं। और यहाँ पर अगर परावर्तन के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा उसमें है कि आई बराबर आर होता है ना, यही है आपका। तो ये आप लोग को याद रखना है। आज के सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जो परावर्तन का जो नियम है इससे क्या निर्धारित होता है, आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, परावर्तन का कोण बराबर अपवर्तन का कोण, अपवर्तन का कोण बराबर विचलन का कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है बच्चों, परावर्तन का जो नियम होता है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, यानी कि आई बराबर आर। यहाँ पर आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण वो दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 50 है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि जब स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करनी है, चार सातों रंगों को प्राप्त करनी है, यानी कि वर्ण पट्ट को प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर प्रिज्म का। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, आसानी से प्रिज्म को आप इस्तेमाल करके सीधा सीधा स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज किया बच्चों 50 इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। अगर कहीं पर समस्या है, आपको समझने में कहीं पर दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चैनल में न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को क्या कर दें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
शेयर कर दीजिए ताकि इससे सब कोई लाभ उठा सके। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।